अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की सियासी मामलात के अंदर जो भी वजह शोहरत रही हो, लेकिन उसके अंदर आम तौर पर उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं जुड़ी हुई थी कि ये 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ खा के कहीं भाग गए। इस तरह के मामला से वो बचे हुए थे। लेकिन हुकूमत में रहने के बाद एज़ प्राइम मिनिस्टर दो एक चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी जस्टिफिकेशन शायद इमरान को देते हुए हमेशा से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक तोशा खाना से तहफ़ लेकर बेचना है, जिसको वो बड़े ही बुरे अल्फाज में यूसुफ रज़ा गिलानी का जिक्र करके कहा करते थे कि हीरो का हार वो ले गया। वो पता नहीं क्या कुछ उसके बाद कहते थे, मैं वो अल्फाज दोहराता नहीं। तो इमरान खान को कम अज़ कम कुछ ऐसा करना नहीं चाहिए था। लीगल प्रोविजन थी कि 20% देकर आप तोहफे ले सकते थे और वो तोहफे लेने के बाद बेचते या जो मर्ज़ी करते, ये आपका काम था। लेकिन दूसरों में कीड़े निकालने के बाद, उनको चोर डाकू कहने के बाद, कम अज़ कम इखलाकी एतबार से वो काम इमरान को करना नहीं चाहिए था। इमरान ने किया भी और वो 20% पे किया। 50% हो गया था बाद में, इमरान ने वो 20% पे तोहफे लिए हुए और उनकी वैल्यूएशन जिस तरीके से की गई थी वो उसके ऊपर भी सवालिया निशान मौजूद है। दूसरा एक अफसोसनाक केस, वो 190 मिलियन पाउंड्स की रकम है जो दुनिया में हम कहते हैं कि पाकिस्तान दौलत लूट के ले गए, बड़े बड़े अमीर लोग, एलीट हमारी ले गई, एजवर रोड पे प्रॉपर्टीज़ बन गई, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान का चुराया गया। ये भी इमरान धरने के दिनों में ये नारे लगाते थे। उसमें से एक 190 मिलियन पाउंड बैरिया वाले का पैसा पाकिस्तान आया और इमरान खान की हुकूमत में, इनकी वज़ारत उज़्मा में वो पैसा उसको लुटा दिया गया। लूटी हुई दौलत बरतानिया ने पाकिस्तान को दी और हमने प्लेट में रखकर तोहफ़ा पेश कर दिया कि ये आप ले लें। और साथ ही 450 कनाल ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए, जो एक ट्रस्ट के तहत इमरान खान उसके चेयरमैन हैं और इनकी अहलिया और फ़रा उसकी ट्रस्टी हैं, ये क्वेश्चनेबल है। मैं कभी इससे हज़म नहीं कर सका, क्योंकि मेरा उनके मुतल्लिक़ तासुर यही था कि ये बाकी जो भी करते हैं, इनकी पार्टी के ऊपर पैसा लगाने वाले लोग और थे। उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज़ उनको ATM मशीनें कहते थे इमरान खान की, खुलेआम कहते थे, ढके छुपे भी नहीं थे कहते। किसका कितना पैसा लग रहा है ये भी सबको मालूम था। लेकिन ये दो तीन चीज़ें इमरान खान कैसे वजाहत करेंगे ये शायद उन्हें ख़ुद भी मालूम नहीं। अभी सिर्फ वो ट्रॉल्स के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर खेलते हैं, वो खेल लें, लेकिन ये लीगल मैटर्स हैं। जैसे अबराज की एक फ़ॉरेन फंडिंग वाला मामला है, वो लीगल मैटर है, उसकी जस्टिफिकेशन चाहिए। इसी तरीके से ये तोशा खाना वाले मामला भी एक लीगल मैटर है। इसको लीगली करेंगे तो शायद उनके लिए कोई रास्ता निकल आए। अगर सिर्फ बयानात की हद तक या सोशल मीडिया ट्रॉल्स के ज़रिए खेलेंगे फिर रास्ता नहीं निकलेगा। तो आज प्रोग्राम में इन 2-3 इश्यूज़ को हम फोकस करेंगे और हमारे साथ मेहमान फैसल वाडा साहब हैं, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। वाडा साहब, वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम। तहरीक-ए-इंसाफ था आप, मैं कहते कहते रुकने लगा था, फिर मैंने कहा अभी तक आपने लातलकी का ऐलान कर दिया या नहीं कर दिया? मैंने तो नहीं किया, सर ने, बॉस ने हमारे कह दिया, तो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अच्छा, आपकी इजाज़त से उमर फ़ारूक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, तो प्रोग्राम का आगाज़ उनसे कर लें पहले। उमर फ़ारूक साहब वो तोशा खाना के तहफ़, जिनमें से एक घड़ी मोहम्मद बिन सलमान की, जिसको कहा जाता है कि बहुत कीमती घड़ी थी और वो बेची गई, और वो पैसे इमरान खान ने कितने बताए, एक्चुअल कितने की थी, वो कहानी हम कल से सुन रहे हैं। समा ने इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स की। तो उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ा सख्त अल्फाज के अंदर इसको डिनाई कर रही है। इमरान खान ने इसके ऊपर ट्वीट किया है कि वो लीगल एक्शन लेंगे। एक सवाल जो सामने नज़र आता है कि आप कहते हैं कि $2 मिलियन के अंदर आपने वो घड़ी ख़रीदी, उसका कोई तो सबूत होना चाहिए आपके पास। सब यही सवाल पूछ रहे हैं, उसका सबूत है कोई आपके पास? सबूत मैं कैसे आपको दूं जी? जब पैसे कैश में मांगे तो कैश मैंने दे दिया, और उसके बाद मजीद सबूत क्या चाहिए आपको जी? आप घड़ी की वैल्यू देखें, जिस कीमत में मैंने खरीदी, वो भी ऑब्वियसली एक मेजर हेयर कट पे मैंने खरीदी थी। तो घड़ी मेरे पास है, एक वाहिद पीस है दुनिया में, तो घड़ी होना ही मेरे पास इट्स एन एविडेंस कि जी ये ट्रांजैक्शन हुई है। और ये आपके ख्याल में दुबई में ट्रांजैक्शन हुई, ये इस्लामाबाद में नहीं हुई? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, ये तो मेरे ऑब्वियसली मेरे साथ हुई है, तो मैं दुबई में था जब ये ट्रांजैक्शन हुई है। और उस ट्रांजैक्शन के लिए कौन आया था आपके पास? जी, मैडम फरा गोगी आई थी। अकेली आई थी, घड़ी पास पकड़ी हुई थी और आपको कहा कि ये खरीदना? जी, उन्होंने कहा जी आपको शहजाद साहब ने बताया होगा, ये हमें गिफ्ट मिला था, हम इसको बेचना चाहते, अगर आपको पसंद हो तो आप देख लें। मैंने जब घड़ी देखी, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं इसको ग्राफ की दुकान से जाके तस्दीक कराना चाहता हूँ, उसकी वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कोई इशू नहीं, आप ले जाए, चेक करवा लें। तो चेक करवाने के बाद ग्राफ ने उसकी वैल्यूएशन कितनी बताई आपको?
देखें जी, ये प्राइसलेस पीसेस होते हैं, मास्टर पीसेस। आपकी शौकीन बंदा होता है वो कोई कीमत भी दे सकता है। इस तरह के जो सिंगल पीसेस होते हैं ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मलकियत रखते हैं। ग्राफ की जो सबसे महंगी घड़ी इसी तरह की यूनिक मास्टर पीस बिकी वो $55 मिलियन की बिकी थी। ग्राफ ने इस घड़ी की आपको वैल्यूएशन कितनी बताई थी? जी, उन्होंने कहा था कि जी अगर आप हमें बेचना चाहते हैं तो हम $5-6 मिलियन आपको इमीडिएटली दे देंगे। 500? अगर आप 5 से 6 मिलियन, 5 से 6 मिलियन डॉलर। जी। और मैंने कहा नहीं, अगर मैं खरीदना चाहूँ तो उन्होंने कहा अगर इस तरह की कोई डील मिले तो आप जरूर ले लेना, क्योंकि ये घड़ी कम से कम $10-15 मिलियन से कम की नहीं है। तो फिर आपको वो $10-12 मिलियन की घड़ी 2 में क्यों बेच दी उन्होंने? पता नहीं, शायद उन्होंने तस्दीक नहीं की होगी कितने का ये सेट है। ये तो सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ, कह रहे हमने तो 5.5 करोड़ की बेची। सर 28 करोड़ में और 5.5 करोड़ में बहुत फ़र्क है उमर साहब, और जब तक कोई सबूत ना हो तो मैं तो किसी पे चोर का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि एक असूल ये है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में वाडा साहब इसके ऊपर ज़्यादा वजाहत कर सकते हैं। ये तोशा खाना का गिफ्ट पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता बग़ैर इजाज़त के। तो जब तक आप ख़रीद ना लें तो ये गिफ्ट आपका होता नहीं है। फिर ये तोशा खाना जो सरकारी माल खाना है उसमें पड़ा होता है। तो पाकिस्तान से इसका बाहर जाना इलीगल हो गया। वहाँ अगर ये $5 मिलियन, $2 मिलियन या $1 लाख में भी बेचा गया, वो पैसा अगर बैंक्स के रास्ते पाकिस्तान नहीं आया, किसी बैग में डाल के आया, तो वो दोबारा इलीगल एक्ट हो गया। ये 2 गैर कानूनी इसके अंदर काम हुए हैं। ये आसान नहीं है काम जो आप कह रहे हैं, ये कहीं इस्टेब्लिश होना चाहिए। देखिए जी, ना मैं घड़ी पाकिस्तान से लेके आया हूँ और ना ही मैंने पाकिस्तान में कोई पेमेंट की है। ठीक है जी, घड़ी आई थी दुबई में मैंने घड़ी की तस्दीक की और यहीं पे ट्रांजैक्शन हुई और उसके मैंने पैसे दिए। आपने कितना पैसा दिया? मैंने उनको $7.5 मिलियन दिरहम दिया था। आपने किसी बैंक से ड्रॉ किया होगा $7.5 मिलियन? जी, $7.5 मिलियन। जी बिल्कुल। तो उस बैंक की विड्रॉल तो आपके पास होंगी उस डेट की? जी, अगर मैं चाहूँ तो मैं निकलवा सकता हूँ बैंक स्टेटमेंट जी, अगर कोई मांगेगा। बट आई डोंट थिंक अभी तक किसी ने मुझसे स्टेटमेंट मांगी है। मेरा तो सिर्फ मकसद था कि इसकी जो घड़ी है मैंने खरीदी है, इसकी मैंने अंडरटेकिंग दी कि मैंने खरीदी और मेरे पास है, और दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से। बट अब ये कहें कि जी आपने नहीं खरीदी और इतने पैसे नहीं दिए और आपने इस औरत को पैसे नहीं दिए, तो वो फिर ठीक है, आपकी मर्जी, जो मर्जी कहते रहे। शहजाद अकबर से आपका क्या ताल्लुक था? उन्होंने आपको क्यों कॉल किया? आप एक दूसरे को कैसे जानते थे? शहजाद साहब को मैं थ्रू पीटीआई फ्रेंड्स जानता था, कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जब नए गवर्नमेंट में आए थे। तो कौन कॉमन फ्रेंड कौन था आपका? जी, I don't want to start naming other people. I don't want to, involve other respectable people in this. But I met him through other common friends, and we were cordial with one and the other. And in fact, he reached out to me. उन्होंने कहा कि जी हमारे पास अक्सर हमें स्टेट विजिट्स पे जब हम जाते हैं या हमारे पास लोग आते हैं हमें गिफ्ट्स देते हैं, कुछ गिफ्ट्स हम नहीं रखना चाहते हैं, हम उनको एक्वायर करके अगर आप खरीदना चाहें तो आप हमारे से आपको अगर हम दिखाएं तो अगर आप खरीदना चाहें तो आपको, क्योंकि घड़ियों का शौक है, आप कलेक्टर हैं, तो हम आपको दिखा सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, कोई ऐसी यूनिक चीज़ हो तो ज़रूर दिखाइएगा। और उन्होंने फिर मुझे राब्ता किया कि जी आपको अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं फरा को आपका नंबर दूंगा, वो आपको पहुँच के कॉल करेंगी और वो आपको कुछ सामान ला के दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर आप देख लेना, और अगर आपको पसंद आए तो आप कोशिश करना उनकी हेल्प करके किसी और जगह पे भी खुआ देना। ऑलराइट, आप साथ ही रुकिएगा फैसल वाडा साहब। ये तोहफे जब आते हैं तो कैबिनेट वगैरह को पता होता है कि इस दौरे के ऊपर ये तोहफे मिले थे। प्रोटोकॉल ऑफिसर बाकायदा उसका अंदराज करता है, माल खाने में जाते हैं, फिर आप उसको अगर तोशा खाना से लेना चाहते हैं तो फिर उसका भी तरीकाकार है। इस घड़ी की कीमत पहले अदा करके नहीं ली गई, घड़ी बिकने के बाद इसकी कीमत अदा की गई। घड़ी उसके बगैर पाकिस्तान से बाहर जा ही नहीं सकती, इलीगल एक्ट है। ये कैसे हुआ था? नदीम अली साहब, मुझे तो इसकी डिटेल्स का नहीं पता कि ये तोशा खाना से कब ली गई और पहले चली गई या बाद में चली गई। सवाल सिर्फ यहाँ इतना है कि जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ और जितने साल मैंने ज़िंदगी के उनके साथ दिए हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल और बड़ा अफसोसनाक ये चीज़ है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त और शोहरत दी है कि अगर वो किसी पानी की बोतल को हाथ लगा लें
तो उनको ऐड की मद में करोड़ों रुपए मिल जाएं, वो किसी फ़ोन को पकड़ लें तो उनको करोड़ों रुपए की मद में मीडिया कैंपेन के थ्रू उनको पैसा दे दिया जाए, वो कमेंट्री का माइक उठा लें तो उनको पैसा मिल जाए। तो एक आदमी जिसके लिए पैसा कभी प्रॉब्लम था ही नहीं ज़िंदगी में और उसने पैसे को कभी तरजीह भी नहीं दी, और हमने देखा है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, उनके होते हुए ये काम हो गया। ये उस वक्त भी हमारे लिए एक रिजर्वेशन का पॉइंट था जब हम काबीना का हिस्सा थे, और इस पे बड़ी खुल के बात भी होती रही। लेकिन बहरहाल मैं आपको याद होगा, मैं इंटरव्यूज़ के बाद आपसे कई दफ़ा पूछता था कि ये 3 चीज़ों की एक शोहरत थी। एक मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी कि वो बेची गई है, एक वो क्लाशनकोफ कहते थे गोल्ड प्लेटेड है या पता नहीं सोने की बनी है। मैंने आपसे ये 2-3 दफ़ा ये बातें पूछी कि इमरान खान को क्या इन चीज़ों की कमी है, वो लेकिन किया क्यों, ये काम किया इमरान ने, क्यों तो किया? नदीम मलिक साहब देखें, मेरा तो वो बॉस रह चुके हैं, मेरे लिए खुद ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी इज्जत आज भी उनको अल्लाह ने दी। क्यों किया आज भी वो किसी इसको हाथ में पकड़ लें तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे जितने की बेची है। क्यों किया? उमर साहब को तो शायद अच्छी डील मिल गई, वरना उमर साहब के बजाय अगर हमें कहते तो हम इससे ज्यादा अच्छे पैसे दे देते। आप उसे ज्यादा पैसे दे, ठीक है, तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन लेके कौन गया? मेरे साहब ये तो देखे, ये तो सब चीजें प्रोब हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी कल से आप बड़ी शोहरत में हैं। आपके साथ इनकी जो उमर फारूक साहब हैं, इनकी तस्वीर आपके साथ, उमर अयूब के साथ, नईमुल हक साहब के साथ। देखिए नदीम अली साहब, उमर साहब से मेरी मुलाकात एक डेलीगेशन के तौर पर बहुत ऑफिशियल हुई है, और उसमें कोई झकी चुपी कोई गलत काम नहीं हुआ। बाकी वजीर भी मिले, और मुझसे उस वक्त इनके साथ एक आपको किसने कहा था रॉयल हाइनेस जो है दुबई के मखतूम, अगर मैं उनका मखतूम फैमिली से जो भी नाम होगा, फैमिली से थे, उनके साथ उमर साहब डेलीगेशन का हिस्सा थे। उनका इंटरेस्ट था पाकिस्तान की चीज़ों के अंदर सरमायाकारी गड़ी में सरमायाकारी करने। नहीं। अच्छा, मेरे साथ जब मुलाकात हुई तो उसमें वाटर से रिलेटेड। आप कब मिले थे? मेरे ख्याल से मेरी वजारत आने के 1-1.5 साल बाद। तो तकरीबन वही टाइम फ्रेम बनता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। 19 का एंड या 20 की बिगिनिंग या मिड। आपको मीटिंग के लिए किसने बोला था? मुझे वजारत ने भी कहा था, और मुझे आजम खान साहब को भी फोन आया था कि डेलीगेशन आया हुआ है, आजम खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनकी कॉल आई कि आप आए हुए हैं ये उमर फारूक एक डेलीगेशन के साथ, तो आप इनसे मिल लें। नहीं, मिलने को मतलब ये ऑफिशियल है, इसमें कोई गलत काम नहीं हो रहा। ना उमर फारूक साहब कोई गलत काम कर रहे हैं, ना मखतूम साहब कोई गलत काम कर रहे हैं, ना मैं एज ए वजीर पब्लिकली मिल रहा हूँ अपनी वजारत के ऑफिस के अंदर, वजीर अपनी वजारत के स्टाफ के साथ। उमर फारूक के ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, इतना साफ सुथरा मामला नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई इन्वेस्टर नहीं थे कि कोई रॉयल फैमिली आई है या इन्वेस्टमेंट कर रही है। मलिक साहब, मैं आपको उसका क्लियर कर दूं, उमर साहब आपको खुद क्लियर करेंगे। लेकिन केसेस अगर मुझ पे भी अगर 10 बने हुए हैं, तो ये तो जिस दिन जुर्म साबित होगा उस दिन मैं मुझे नहीं मूंगा, तब तक तो मैं मुल्जिम हूँ। और दूसरा ये कि उमर साहब तब तक इन्वेस्टमेंट डिस्कस की जा सकती है सरकारी सतह पर। उमर साहब वाज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन, और डेलीगेशन है मखतूम साहब थे, और दुबई का डेलीगेशन, इट वाज नॉट उमर साहब ओनली और मखतूम साहब, इनका पूरा डेलीगेशन आया था। और हमारा भी मिनिस्ट्री से पूरा स्टाफ और डेलीगेशन की तरह जैसे बैठते वैसे बैठे, उन्होंने बात की, हमने सुनी, हमने आगे अपनी बात की, ना वो मटीरियलाइज हुई ना उससे आगे बढ़ी। तो ऑफिशियली आप 500 डेलीगेशन से मिलते हैं, और उस वक्त की IB और उस वक्त की ISI, अगर ऐसा कोई केस था और ऐसा कोई सिचुएशन थी, उमर फारूक का तो था ना, उमर फारूक से पूछे। नहीं, कैसे केस था भाई? जिस टाइम में मैं मिला नदीम मलिक साहब, मैं बड़ा क्लियर कर दूं आपको, IB और ISI उस टाइम की। उमर फारूक से सुन लो। मैं क्लियर कर दूं, फिर उमर साहब से आप पूछ लीजिएगा। अगर ऐसा कोई आदमी सपोजिटली गलत आदमी मिल रहा हो किसी वजीर से, तो IB उस टाइम की और उस टाइम की ISI, जिसके चीफ आपको पता है दोनों के कौन थे, उनका काम होता है, और वो मिलने नहीं देते। सो उस वक्त तक तो मेरा नहीं ख्याल कि उमर साहब के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन था जिसके तहत आप ये सवाल आज उठा भी नहीं। वाड्रा साहब केस लगाओ और आप इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डिस्कस कर रहे हैं। मेरी तो साहब के साथ आए हैं तो मुझे तो नहीं पता कि सर मखतूम साहब के साथ कोई भी आया और उमर साहब के ऊपर कोई उमर फारूक साबित हो गई। उमर फारूक साहब पहले आप ही पूछो, आप ही बताइए। मुझे जरा क्लैरिफाई करने दें। आप नदीम साहब बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको शायद टाइमलाइंस का पता नहीं था कि जिस टाइमलाइन पे ये केसेस हुए हैं और जिस ये ट्रिप उससे पहले का था, ठीक है जी, और उस वक्त मेरे पे कोई केस नहीं था। क्लियर हो गया। आप कब आए थे पाकिस्तान? जी ये 2018-19 में मैं आया था जी। तो घड़ी की डील कब हुई थी? घड़ी की डील हुई थी जी अप्रैल 2019 में।
अप्रैल 2019 में, इसका मतलब है उसी दौरान आप पाकिस्तान आए। दूसरा नदीम साहब मैं आपको बताऊं, ये जो हिज हाइनेस के ट्रिप में एम्बेसी वाले भी साथ में थे, ऑफिशियल ट्रिप था, मैं उनको एडवाइजर हूं उनका, और उनको मैं पाकिस्तान लेके आया था सरमायाकारी कराने के लिए, इनकरेज करके कि आप आए और अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। ये अब उनका विजिट एक किस्म का उनके लिए कर्स बन गया। मुझे समझ नहीं आ रही आप कहाँ पहुंचना, बात को लेके जाना चाह रहे हैं। आपके ऊपर मुकदमात की नौयत क्या है? आप लिसन टू मी, आप बात करना चाह रहे हैं केसेस की। केसेस बने मेरे पे 2019 के एंड में, ठीक है जी, जब शहजाद अकबर साहब ने देखा कि ये बंदा $2 मिलियन की एक घड़ी खरीद सकता है, एक दिन में फैसला करके अगले दिन पैसे दे सकता है, तो इसके पास पता नहीं कितने पैसे होंगे, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने मुझे ट्रैप करना शुरू किया और मेरी एक्स वाइफ के साथ मिलके मेरे पे केसेस खोलना शुरू किए। जब उन केसेस में कोई दम नहीं निकला, फिर इन्होंने एक फैब्रिकेट किया केस मेरे पे कि ये मैंने दुनिया जहान में मनी लॉन्ड्रिंग करके भागा हुआ हूँ और मैं दुबई में छुपा हुआ हूँ। उन केसेस का भी ये कोई सबूत नहीं आज दिन तक दे सके। वो एफआईआर के बाद आज दिन तक उनका चालान तक नहीं जमा हुआ इन्होंने कोर्ट में कराया कि वो इन्वेस्टिगेशन वहीं की वहीं रुकी हुई। उमर साहब, ये सारे मैं आपके पर्सनल मैटर को तो उछालना नहीं चाहता, लेकिन आपके बच्चों का केस 2019 का केस नहीं है। सोफिया मिर्जा से जो आपके इश्यूज थे सेटल हो गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट, पुराना केस है। सॉरी, लेट मी करेक्ट यू ऑल्सो ऑन दैट। मेरे बच्चों का केस 2013 में सेटल हो गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। मैंने 10 लाख रुपया एज अ सेटलमेंट फीस सेटलमेंट दिया था मेरी एक्स वाइफ को। 15,000 दिरहम लोग गवर्नमेंट के खजाने से उसको मिला था लीगल असिस्टेंस के लिए जाके वो केस यूएई में फाइल करे। दैट केस वाज डन एंड डस्टेड इन 2013। तो आपके ख्याल में 2 बच्चों की एडजस्टमेंट 10 लाख में हो गई थी? भाईजान, कोर्ट के ऑर्डर में मैंने कोर्ट के थ्रू पैसे दिए और ऑर्डर में ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पैसे। मैंने कोई ये आपको अपने तरफ से नंबर नहीं बना के दे रहा। और जो दूसरे केस हैं वो फिर शहजाद अकबर ने आपकी अहलिया के ऊपर अगर सेटलमेंट हो चुकी थी तो उसने केस क्यों बनाया? क्योंकि आपसे तो वो डील कर रहे थे। जी, वही केस जो बंद हुए थे उन्होंने दोबारा से रीओपन कर दिए और वो माँ की ममता सामने आ गई 2019 में, कई सालों बाद कि उनको अब बच्चे याद आना शुरू हो गए, ठीक है ना जी। और ये आगे बीच में वो एक आपने देखे हो ना कार्टून है ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये बीस्ट बन के आगे ब्यूटी के साथ कि जी मैं जो जिनको ना अभी बच्चों के साथ रीयूनाइट कराऊंगा। तो मैं ये आपका ज़ाती मामला बहुत छेड़ूंगा नहीं इसको, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो कोर्ट केसेस के अंदर आपकी साबिका अहलिया बड़े एक्टिवली परसू कर रही थी अपने बच्चों की हवालगी का मामला। मैं कुछ हवालों से इस मामले से फेमिलियर हूँ, लेकिन मैं आपका पर्सनल मैटर है, इसको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं चाहूंगा। मैं आप बिल्कुल बात करना चाहते तो करें, बट यू नीड टू ऑल्सो लिसन टू द फैक्ट ऑल्सो, यू नो। आप ये जाए जाके रिकॉर्ड का हिस्सा देखें। मुझे एक चीज बता दें सर कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये अगर लॉफुली कहीं कोर्ट में जाता है मामला तो इसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो $2 मिलियन लेकर पाकिस्तान में आया गया और इमरान खान ने वो पैसा वसूल कर लिया, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ को, इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया, छुपा लिया। कोई ऐसी एविडेंस जहां ये साबित किया जा सके कि ये $2 मिलियन ही था जो लिया गया और कहीं छुपा लिया? जी, वो तो फिर आप फराग होगी से पूछना जी उन्होंने पैसे लेके क्या किया उनका। वो एविडेंस तो ना देंगी, एविडेंस तो आप बताएंगे ना। आपने बताया ना कि $2 मिलियन तो दिखा सकता हूँ कि जी मैंने पैसे दिए, बैंक से ड्रॉ करके घड़ी खरीदी, घड़ी आपने खरीदी, लेकिन $2 मिलियन की एनी एविडेंस? Just banking transaction? I am a wealthy businessman. I have no problem to show my financial standing, and I can establish that I'm capable to do such a transaction. And I have a huge watch collection. I have more than 100 precious watches in my part of my private collection. So this is not a unique transaction which I've done, and there is no agenda behind this transaction whatsoever. आप पाकिस्तान में टैक्स पेयर हैं उमर फारूक साहब? जी नहीं जी, मैं एक्सपैट हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं पूरी जिंदगी बाहर ही रहा हूँ। और आप कितना वहाँ यूएई अथॉरिटीज को कितना टैक्स अदा करते हैं? जी, यूएई में यहाँ टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, सो आई डोंट हैव टू फाइल माय टैक्स रिटर्न्स। आप कहाँ टैक्स फाइल करते हैं? मैं कहीं नहीं करता, मैं यूएई में रहता हूँ, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, मेरे पास गोल्डन वीजा यहाँ का। ऑल राइट सर, गोल्डन वीजा अभी शुरू हुआ कुछ अर्सा पहले। उमर फारूक ज़हूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। साहब, ये मामला टेढ़ा है, लीगली आपको इस्टेब्लिश करना है तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स चाहिए होती हैं। तोशा खाना में कुछ भी सीधा नहीं है। पहली बात यह है कि इमरान को लेने नहीं थे चाहिए, ले लिए तो मार्केट में जाके औने पौने बेचने नहीं थे चाहिए, और अब ये वाली ट्रांजैक्शन इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, ये खाली कहने से हो नहीं जाती। नहीं, मैं सब 12-15 साल मैंने उनके साथ ज़िंदगी के गुजारे हैं। मुझे कहीं पे
1 इंच का भी ऐसा नहीं लगा कि उनको कभी पैसे की कोई ग्रीड हो। लिए क्यों तोहफे? मैं तो बार बार ये सवाल करता हूँ कि लिए क्यों तोहफे? ये एक सवाल है, लेकिन मैं आपको जो एक, क्योंकि मेरा एहतराम प्यार इज़्ज़त उनके साथ अभी भी है, तो मैं उसके दायरे में रहते हुए सिर्फ इतनी बात कर सकता हूँ। कई दफ़ा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो 2 खास और 3 सांप और कुछ कीड़े हैं, कई दफ़ा आपके इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे इर्द गिर्द लोग काम कर देते हैं कि आप, एक टर्म होती गॉड कॉम्प्लेक्स, उसके तहत आप फिर वो सारा मलबा अपने सर पे लेते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब भी उस सिचुएशन का हिस्सा फंस गए हैं। आपके ख्याल में उनके अंदर ये फेथ आ गया कि मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, मैं संभाल लूंगा किसी को बचाने के लिए, कुछ को बचाने के लिए। खान साहब ने बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में किया है। अभी भी आप देखें तहरीक इंसाफ के अंदर जो सांप हैं, जो बुरा वो करते हैं, वो सब बुरा जो करते हैं वो इमरान खान का होता है, और जो अच्छा करते हैं वो उनका होता है। जिनको आपने पिछले प्रोग्राम में 2 खास और 3 सांप कहा था, प्रोग्राम के बाद बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि फैसल वाडा ने किन 2 खास किया। अब मैं किसी का नाम नहीं जानता, आपसे बाद में भी पूछा था तो आपने कहा बस जितना कहना था उतना कह दिया, लेकिन कुछ बता दें देखने वालों को। नदीम भाई साहब, मेरे ख्याल से जिस सिचुएशन तक चीज़ें जा रही हैं, वो दिन दूर नहीं है कि वो 2 खास और 3 सांप और कुछ कीड़ों का नाम आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। इन 2 खास और 3 सांप और कुछ कीड़ों के बीच में पाकिस्तान का नुकसान है, इमरान खान साहब का नुकसान हुआ, इदारों का नुकसान हुआ, और इसके ताने बाने अरशद शरीफ के कहीं पास पहुंचेंगे। तो ये बहुत बड़ा कैनवस है। तो मैं बहुत एहतियात और हिकमत से काम ले रहा हूँ। मैंने 3 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। आर्मी चीफ की तैनाती भी डिस्कस करनी है, आपने इदारों का नाम लिया तो इदारों के बंदों के नाम आते हैं, वो भी आपसे पूछना, अरशद शरीफ भी पूछना। लेकिन कल आपकी पेशी है उस, अभी मैंने जो इंट्रो में जिक्र किया था, रियाज मलिक को 190 मिलियन पाउंड आया और 190 मिलियन पाउंड्स दे दिया गया। आप उस कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा थे? जी मैं था। आपने भी दस्तखत किए हुए? जी मैंने किए। आपने वो 190 मिलियन पाउंड वापस करते हुए पूछा था कि हम ये क्यों दे रहे हैं पैसा? 3 आदमियों ने पूछा था, मैंने पूछा था, शीरीन मज़ारी साहबा ने पूछा था, और फवाद चौधरी ने पूछा था। क्या जवाब मिला? और हमें शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद ऐसे दिखाया उन्होंने कि खुला प्रेजेंटेशन उसकी दी, और उन्होंने कहा कि इसमें हमारी रिजर्वेशन है यूके अथॉरिटीज़ की तरफ से, और यूके अथॉरिटीज़ की तरफ से रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन को हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते, कैबिनेट में भी नहीं कर सकते, कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं कर सकते। तो उस पर, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, मैंने सवाल उठाया था, शीरीन मज़ारी साहबा ने सवाल उठाया था, और फवाद चौधरी ने सवाल उठाया था। तो उस सवाल को उन्होंने नेगेट कर दिया था, और बहुत बुरा भी माना था इस सवाल के ऊपर। और फिर क्यों शहजाद अकबर ने बुरा माना? हाँ, उन्होंने बहुत बुरा माना था, और एक सील्ड एनवलप था, उसके तहत उन्होंने कहा कि ये हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते, और ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिचुएशन है। और जब मेजॉरिटी हमेशा कैबिनेट की अथॉरिटी होती है, तो जब मेजॉरिटी ने, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कुछ बोला? प्राइम मिनिस्टर भी उस ब्रीफिंग को उतनी गौर से सुन रहे थे जितनी गौर से हम सुन रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी, इमरान खान साहब को भी, मेरा समझना ये है कि जो हमें उस वक्त समझ में आ रही थी वो भी सुन रहे थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिनको बारे में उनको पहले ब्रीफ किया हुआ। सर माजरत के साथ, प्राइम मिनिस्टर कोई घुघू घोड़ानी बन के वहाँ बैठा होता? प्राइम मिनिस्टर के वो वजीर होते हैं जिनका काम है, उसको एडवाइजर है तो उसको ब्रीफ करना है। हमने 3 लोगों ने किया, लेकिन मेजॉरिटी ने मान लिया, तो फिर हमने भी साइन कर दिया। और ये जो नोटिस है वो एक्चुअली सारे वजीरों में से मैं भी उस बाकियों को भी किया होगा। यू आर वन ऑफ देम। आई एम वन ऑफ देम, लेकिन कई जगहों पर स्पिन ऐसे हो रहा है जैसे मैंने कोई खुद की है, कुछ जगहों पर के नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा था, और वहां पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी, और पाकिस्तानी रियासत को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा लुटाया गया था। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है, और हमने प्लेट में रख के उसी को दे दिया। हाँ, तो प्लेट में तो रख के कोई चीज दी नहीं जाती ना, कारोबारी तो प्लेट में रख के कोई चीज देता नहीं मुफ्त में। इट्स अ सीरियस मैटर। कारोबारी आदमी ने भी किसी को बहुत सारी जगहों में बेनिफिट दिए हैं ना। किस को दिए हैं? वो तब आपको जब प्रोब होगा तो खुलेंगी वो चीज़ें, क्योंकि हम उसका हिस्सा नहीं है। हमने तो जो कैबिनेट ने, मेजॉरिटी ने साइन किया था और मेजॉरिटी एग्री कर गई थी, तो हमने रिजर्वेशन। उस काबीना इजलास के अंदर बैठे हुए लोग, वो लोग जिन्होंने खत बताया कि डिस्कस ना करें, वो सारे इस मामले के अंदर इम्प्लीकेट होंगे? इम्प्लीकेट भी हैं, बेनिफिशरीज भी होंगे। बेनिफिशरीज भी होंगे, और कुछ खास भी उनमें से हो सकता है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, एक आज आपने ट्वीट किया कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, बस आपके भी दिन गिने चुके हैं। आपने अपने अल्फाज में जो भी उसको लिखा, तो क्या उनके दिन गिने जा चुके हैं? नदीम मलिक साहब, देखिए, मेरी कोई
कुछ काफ़ी दिनों पहले दोनों से मुलाकात हुई थी और मैंने उनको कहा था मेरा वैसे ज़ाती ताल्लुक़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप मुल्की मुफाद में काम कर रहे होते हैं तो वो अल्लाह ताला ने उनको जगह ज़रूर दी थी, लेकिन बरून मन्नत वो इमरान खान साहब के ही थे और किसी एक ख़ास के भी थे और बड़े चहीते भी थे और रॉयल फैमिली से बड़ा आना जाना उनका लगा रहता है। उसकी बहुत सारी वजूहत है, उसकी इतनी मोटी फ़ाइल है और ये पहली फ़ाइल है जिसकी पहले पन्ने के अंदर ही एंड लिखा हुआ है, स्टोरी का बिगिनिंग के बजाय एंड लिखा हुआ है। तो मैंने उनको बताया था और इन दो ओहदों के ऊपर तो मैं बड़ा क्लियर था और मैं कह के आया था, मैंने कहा था आने जाने वाली चीज़ है, ठीक को ठीक रखें। और इसका मतलब संजरानी साहब बस चंद दिनों के मेहमान है, ये आपका ख्याल है? मेरा ख्याल नहीं है, अल्लाह के हुक्म से मेरी कन्विक्शन है इसके ऊपर। शायद अक्लमंदी तो यही होगी कि वो रिज़ाइन कर दें या जब उनके ऊपर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा तो मेरे ख्याल से उससे पहले ही वो रिज़ाइन कर देंगे जिस वक्त ये मूव होगा। तो दो ऑप्शन है, या पहले रिज़ाइन कर दें, दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। आपके ख्याल में कब तक आ सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? किसी भी वक्त भी आ सकता है। मैंने पेश की अलविदाई खाने की ऑफर कर दी है और इसके बाद भी एक आईनी ओहदा है जो एक साजिश के तहत इस्तेमाल हो रहा है, वो नेक्स्ट टारगेट है। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ करना है और इमरान खान साहब के लिए जो नुकसान उन्होंने उनको लोगों ने पहुँचाया है वो सब चीज़ें क्लियर करनी है। कुछ चीज़ें आपका प्रेसिडेंट अलवी साहब की तरफ इशारा है? अलवी साहब मेरे ख्याल में अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अलवी साहब अच्छे इंसान है, अच्छे डेंटिस्ट भी और अच्छे इंसान भी हैं। तो उनके पीछे क्यों पड़ गए आप? मैंने तो आईना ओहदा कहा है, तो आपकी स्पेकुलेशन है। सही है। एक और इशू है जो थोड़ा है टेढ़ा है, हम टीवी चैनल्स पे आमतौर पर किसी मिलिट्री ऑफिसर का, जनरल्स वगैरह का नाम नहीं लेते क्योंकि आमतौर पर कैमरा वाले भी इस पर कंसर्न होते हैं, वो भाई लोग भी बुरा मानते हैं तो हम गुरेज करते हैं। लेकिन जनरल फैसल नसीर का, DGC का नाम बहुत ज़्यादा दफ़ा है और आज़म स्वाति का मामला उसमें उनका नाम आया। अरशद शरीफ में भी मेरे ख्याल में प्रॉबेबली इमरान खान ने जिन लोगों के नाम लिए हैं उनमें से उनका भी नाम है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। मेरा नहीं ख्याल उसका नाम कोई है, उनका नाम मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल। आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनका नाम बार बार जलसों में आ रहा है, नाम लेकर वो कह रहे हैं। उनका रोल क्या है? देखिए संदीप मलिक साहब, एक तो जनरल फैसल जो हैं वो सबसे पहले एक बड़ा गैरतमंद आदमी और बड़ा गैरतमंद फौजी है और मेरे ख्याल से अगर उनकी कंट्रीब्यूशन देखें जाए पाकिस्तान के अंदर अमन के अंदर, कराची से लेके बलूचिस्तान से लेके पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है और ही इज़ अ फ्रंट लाइन फाइटर और उसने अपनी जॉब का हक अदा किया है एज अ ब्रेव सोल्जर। तो एक तो सबसे पहले वो गैरतमंद आदमी है, नंबर 2 उसने बड़ा अमन के लिए काम किया है, नंबर 3 ये कि किसी को नाम डालने से और पता नहीं मुनासिब है नहीं टीवी पे कहना, उनको मेरा अपना ख्याल है कि बहुत पहले जनरल बन जाना चाहिए था, उसमें भी बड़ी रुकावटें डली हैं। किसने डाली होंगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो उनकी अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग या प्रमोशन का प्रोसेस है वो चीफ के हाथ में। मलिक साहब बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर है कि मैं कराची से वाकिफ हूँ, काफी मेरिट बेस्ड सिस्टम है उनका और बहुत जबरदस्त उन्होंने कराची के अमन के लिए भी काम किया। लेकिन वहाँ पे चॉइस नहीं है ना किसी की, वहाँ तो एक उनका प्रोफेशनल एक सिस्टम है, क्राइटेरिया, उस पर जो पूरा उतरता है वो आगे आ जाता है। नहीं, मैं अपनी स्पेकुलेटिव एनालिसिस बोल रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग 100%। आपने बराह रास्त जवाब नहीं दिया। तो आज़म स्वाति वाले मामले में आज़म स्वाति ने भी नाम लिया, इमरान खान ने तकरीरों में नाम लिया, क्यों नाम आया उनका? देखिए नदीम मलिक साहब, मैं इमरान खान साहब के पास किया था, मैंने ही उनको बताया था कि मेरी वाकफियत है और मैंने उनको 2 चीज़ें खान साहब को हमेशा से कही। आपने उनको मिलने का मशवरा दिया था? मैं आपको बताता हूँ नदीम मलिक साहब, मैंने खान साहब को जाके कहा था कि ये जो आप सांपों को भेज रहे हैं उनको ना भेजें, आप खुद ये जो भी कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग है या कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन है इसको खुद क्लियर करें। आप बड़े लीडर हैं, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और मैंने उनको कहा कि आपको यहाँ भी जो ब्रिज बनते हैं इसके अंदर वो DGC होता है, DGI होता है, चीफ होता है और 2 ही हमारे पास इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी रिस्पेक्ट और असर रसूख है। एक सुप्रीम कोर्ट है, उसकी इज्जत है और उसका असर रसूख है, और एक आर्मी का असर रसूख और इज्जत है। इनका इन्फ्लुएंस भी चलता है कि जी आप 2 बंदों में लड़ाई हो रही तो बिठा भी देते हैं, ठीक है, उनसे वो रोल के ऊपर आप खुद बात करें। और मैंने उनको ब्रीफ किया DGC के बारे में, जनरल फैसल के बारे में, और खान साहब बस बिल्कुल ओके। मैंने हमेशा खान साहब के पास, अल्लाह का शुक्र है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। कब की बात है? मैक्सिमम 1.5-2 महीने पहले की बात होगी।
और ये नाम शाम लेने से पहले की बात है। हाँ 100%। और खान साहब को तो, खान साहब इतनी डिटेल में जाने वाला इंसान ही नहीं है, मतलब वो साजिश करना और इस टाइप की बातें करना और ये डॉट जोड़ना वाला आदमी नहीं है, जैसे इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ। और मैंने उनको बताया कि ये साजिश कौन कर रहे हैं, उन सांपों के नाम भी लिए, उन खास के नाम भी लिए, ठीक है। जब और आपके कहने पे तैयार हो गए तो फिर वो मिलने क्यों नहीं गए? अब मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैंने जनरल फैसल को बताया, मैंने कहा कि आप खान साहब से मिल लें। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी कमांड मुल्क से बाहर है और मैं कमांड की इजाज़त के बगैर नहीं मिल सकता। जैसी कमांड आएगी मैं इजाज़त लेके मिल लूंगा, मुझे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम है। कमांड से मुराद उन्की या DGI या आर्मी चीफ? दो ही बॉसेस है ना, डायरेक्ट बॉस उनका DGI है और इनडायरेक्ट बॉस पूरी आर्मी का चीफ है। तो उन्होंने कहा मेरी कमांड बाहर है, मेरे पास इजाज़त नहीं, तो मैं नहीं मिल सकता कल के दिन। वो आएंगे, मैं इजाज़त ले लूंगा। कोई बात मुझे नज़र नहीं आती। उसका नेक्स्ट डे जब मैं खान साहब के पास गया तो खान साहब एक डिफरेंट मोड पे थे। उन्होंने मुझे कहा कि उनको फीड किया गया। किसने फीड एक खास ने उनको फीड किया और उस खास ने उनको फीड करके ये बताया कि ये तो आपका दुश्मन है और आपके खिलाफ चल रहा है और आपके ऊपर कंट्रोवर्सी कर रहा है। आप इतनी दफा ये खास बोलेंगे तो पूरी कौम को पता चल जाएगा आप किसको खास कह रहे हैं। मुझे देखें नदीम मेरे साथ, मैं तो हिकमत से, मुझे डर नहीं किसी का, ठीक है। मुझे अल्लाह की जात का किसी का डर नहीं है, ठीक है। वेरी इजीली गेस कि आप किस तरफ आप जो भी बात उसको समझ लें। लेकिन मैंने खान साहब ने कहा ये साजिश के तहत आया है, इसने, इसका क्राइटेरिया ये नहीं था, इसकी पोस्टिंग यूँ हुई है, इसने कमिटमेंट दिया है कि हम तहस नहस कर देगा, PTI को उड़ा देगा, मुझे डिस्क्वालीफाई कर देगा। खान, मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं। जिस खास ने आपको ये बात बताई है, जिस हैरी ने आपको ये बात बताई है, आप उसकी बातों में ना आए, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने इतनी पॉपुलैरिटी और इज्जत दी है कि आपने 2/3 मेजॉरिटी से आना है। अब आर्मी चीफ आप हो, मैं हूं, BO, CO, DO, जिसे आप हैरी कह रहे हैं, इमरान खान उसे हैरी नहीं कहते। चले वो उनके लिए गुड हैरी होगा, मेरे लिए तो वो फिल्थी और डर्टी हैरी है। आपने इमरान खान की आर्मी चीफ से भी मुलाकात में सहूलत दी? बिल्कुल दी। मैंने आर्मी चीफ साहब के पास बहुत मामलात मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हुई थी इन सांपों ने, इमरान खान साहब और चीफ के बीच में भी। उसके अंदर भी बहुत क्लैरिटी लाया और बहुत सारी झूठी बातें जो की थी इन सांपों ने, उनको क्लैरिफाई किया। वो मुलाकात कहाँ हुई? मुलाकात फिर प्रेसिडेंट हाउस में हुई। उस पर मुलाकात के अंदर बड़ी पॉजिटिव वाइब्स थी। और पॉजिटिव वाइब्स में क्या था, यही था कि आप इलेक्शन के लिए डेट का करवा दें और उस पर दोनों पार्टीज बैठ सकती हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे चीज़ें ख़राब हो गई, क्योंकि वो जो ख़ास था, 2 खास में से एक खास था, एक तो इतना ख़ास भी नहीं है लेकिन वो ख़ास हिस्से में आता है तो इसलिए मैं ख़ास कह रहा हूँ। तो वो फिर ख़ास ने फीड कर दिया, फिर ख़ास ने फीड करके फिर कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है नदीम साहब कि आपको बड़ी समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप तो काबिल आदमी है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी यहाँ है, PDM यहाँ है, कोई मुकाबला नहीं है, कौम प्यार करती है, इज्जत करती है, सब कुछ है। आपने आना ही आना है अल्लाह के हुक्म से। एज फार एज दुनियावी तौर पे पॉपुलैरिटी 2/3 नहीं, मेरे ख्याल 3/4 मेजॉरिटी पे अब ले आए। थोड़ा नीचे ले आए मेरे ख्याल। चले 2/3 मेजॉरिटी, ज्यादा ऊपर ना चढ़ाएं, मुश्किल हो जाता है नीचे आना। मेरे चले 2/3 मेजॉरिटी ले लें। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत दी है, बहुत पॉपुलर है और आप राइटली सो पॉपुलर है। आपका और PDM का कोई मुकाबला नहीं है। मैं आज भी बात जलसे में तकरीर का आगाज ही आर्मी चीफ से होता है। सुने सर, उसके बाद आपको ये क्या जरूरत पड़ी है इस टाइम पे? लॉन्ग मार्च से आपने क्या लेना है? आपने जजों को टेक ऑन करके क्या लेना है? फिर जजों से माफी नहीं मांगनी, उसके बाद माफी मांगनी है, उससे क्या लेना है? फिर ये धरने का 4 तारीख के बजाय 10 तारीख को आना, फिर 10 तारीख से 14 तारीख को आना, फिर 2 हफ्ते हो जाना। अब 23-24 के करीब आएगा। कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? ये 3 सांप, 2 खास और कुछ कीड़े, ठीक है, ये वही करा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है, अब रिसेंट 2-3 दिन से मुझे लग रहा है कि खान साहब के वो सब पैरों में आ गए कि अब साजिश खुल गई है खान साहब के आगे भी, ये मेरा मानना है, मुझे कोई इत्तला नहीं है। और खान साहब हमेशा की तरह जो प्रॉब्लम होता है उसके रेस्क्यू के लिए सामने आ गए। अब आप देखें कि मैंने खान साहब को गाड़ी में कहा कि आप ना जजों को टेक ऑन करें, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उनको गाड़ी में लोगों ने कहा नहीं आप करें। जब सुनते जाए सर, आर्मी चीफ से इमरान खान की मुलाकात हो जाती है, आपके ख्याल में उसके बाद जो फायर बंदी, सीज फायर हो गई थी उसके बाद? हाँ सर, जंग बंदी थी, मतलब सुलह होगी, मामला थोड़ी था ना, किसी फौज का कोई झगड़ा। फिर उसके बाद एकदम से वो मामला बेहतरी की तरफ वो जो 2 खास में से एक खास है ना, उस खास का खास इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो पहले वो साजिश बनी, चीफ का भी अभी पूछना है इसलिए इसको आगे लेकर चलूंगा। वो पहले नए चीफ की अपॉइंटमेंट, वो पहले साजिश हुई सर, वो साजिश के बाद अब खान साहब मुझे लगता है उनको पता चल गया। और अब खान साहब हमेशा की तरह जब किसी से गलती हो जाती है तो वो उसको जाने आते हैं, लेकिन उस वक्त खान साहब को नहीं पता था, कि मेरा मानना है। उसके बाद जजों के लिए मैंने मना किया गाड़ी के अंदर, उन्होंने जजों को टेक ऑन कर लिया। उसके बाद मैंने कहा सर मशरूत माफ़ी मांग लें, अनकंडीशनल माफ़ी मांगे। खान साहब ने कहा अच्छा ठीक है, गलत हो गया, चलो ठीक है माफ़ी मांग लेते हैं। खान साहब इज वेरी स्ट्रेट,
ठीक है। उनको गाड़ी में मशवरा देने वालों ने कहा कि आपको कानून लगता नहीं है, फलाना सेक्शन। उसके बाद क्या हुआ, खान साहब पीछे हट गए, कहा माफी नहीं मांगा, फिर इवेंचुअली माफी मांगी। फिर फौज के चीफ के ऊपर कंट्रोवर्सीज क्रिएट कराई इन सांप और दो खास और कीड़ों ने। उसके बाद फिर अब वो आर्मी से हट गए कि जी मुझे आर्मी के चीफ में कोई रोल नहीं है, ये कह रहे हैं। लेकिन ये बात तभी आप देखिए मार्च लेकर आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं अल्लाह के वास्ते इमरान खान साहब को अभी भी आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। फिर मैंने कहा जी कातलाना हमला होगा, खूनी मार्च होगा, वो हो गया और उससे बड़ा होना था। अभी मार्च आना है इधर, ये ज़हन में रखिए, कन्फ्रंटेशन को भी रूल आउट ना करिए। तीसरी चीज मैंने कही थी उनको कि अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान में साजिश हुई है। आपने इमरान खान को बताया अरशद शरीफ का कत्ल का केस पाकिस्तान में साजिश हुई है और पाकिस्तान में साजिश के तहत उसको मारा गया है, उसके पर्पस हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये बात आपने इमरान को बताई? मैंने ये बात खान साहब को भी बताई, ये बात मैंने टीवी पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके बताई। जब आपने इमरान खान को बात बताई फिर क्या रद्द मुझे बात का जवाब दें नदीम मलिक साहब। रियाज चौधरी साहब स्पेसिफिक ट्वीट कर रहे हैं कि कल हमला होना था, मैंने बताया था जिस दिन अटैक हुआ खान साहब के ऊपर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, एक और हमारे पार्टी के अच्छे रहनुमा उन्होंने कहा उस पर कोई, मेरे पे क्यों हुई? उन दो खास 3 सांप और कीड़ों को पता है कि मैं तो यहां तक पहुंच गया उनके, नंबर 1। वो मुझे रोक देगी नहीं, मुझे वो सजा दी गई जिसका मुझे कोई फायदा। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि स्टैब्लिशमेंट में मुझसे करवा लिया, तो मैं स्टैब्लिशमेंट से क्या लेता? दौलत देता, अल्लाह ने मुझे दी हुई है, क्या देता मुझे? और कोई इक़्तिदार देता, पीडीएम में वहां मैं जा नहीं रहा ना, उन्होंने कोई अप्रोच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। वज़ीर आज़म साहब को कोरोना हो गया, अभी करंटीना में है वो। आर्मी चीफ के ऊपर 2 खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि नवाज शरीफ साहब एक शख्सियत के लिए बड़े पुरजोर हामी हैं और बाकी उसके ऊपर टांगें कांप रही हैं उनकी। फिर खबर आ गई आर्मी एक्ट अमेंडमेंट हो रही है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इस वक्त यहाँ खिचड़ी पक रही है। अच्छा मुझे नदीम मलिक साहब मैं आपको बताऊं कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की भी खान साहब ने बात की। खान साहब तो डिटेल चीजों में जाने वाला इंसान ही नहीं है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट स्ट्रेट बात करने वाला। क्या आर्मी एक्ट कौन बता रहा है उनको ये बातें अगर हो रही है नहीं हो रही, इसकी फीड कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? पार्टी के साथ लोग होंगे, उनको बता रहे हैं। पार्टी के साथ लोगों का हाल देखा ना अपनी, जो लीडर्स कह रहे थे सांप कि हम लाखों लोग निकाल लेंगे, उनके साथ जलसों में इतने लोग हैं जितने एक स्कूल की असेंबली में भी नहीं होते, उससे ज्यादा होते हैं। फिर आपके ख्याल में आर्मी चीफ? मैं तो उसमें भी कहता था, मैंने इमरान खान साहब को 500 दफा ये बात की कि आप लीडर हैं, समेत मेरे कोई लीडर नहीं इस पार्टी के अंदर। जो बने हुए थे, जो आज भी टुच्चे बने हुए मेरे सांप फिर रहे हैं, हम लाखों लोग निकाल लेंगे, वो स्कूल की असेंबली में उससे ज्यादा लोग होते हैं, शायद मेरे मुलाजिम भी उससे ज्यादा ही हों घर के बाहर। आपके ख्याल में कब नोटिफिकेशन होगा नए आर्मी चीफ का? सर देखें, सब चीजों का टेम्पो जो है ना, मैक्सिमम आज के 15 दिन के अंदर, 15 दिन से पहले सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं सर, 15 दिन में तो ये काम हो चुका होगा ना, ये तो अगले हमें क्या 7-8 रोज में क्लियर हो जाना चाहिए। जो कि नेक नियत है इमरान खान साहब, एक आदमी जो पॉपुलैरिटी के ग्राफ में लोगों से पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है कोई भी आ जाए? इमरान अगर यहाँ बाहर से लेकर यहाँ आए हो पिंडी के अंदर, उस दिन आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन 1 रोज या 2 रोज में होने वाला हो, तो क्या सीन होगा यहाँ पे? देखिए सर, अब तो जो रिक्वायर्ड मकासद थे वो तो ठुस हो गए। ठीक है, वो क्या थे? यही थे ना सर। इसको मैं तो नहीं समझता कि इमरान खान आपके ख्याल में लॉन्ग मार्च फेल हो चुका है? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ लॉन्ग मार्च में क्या आप लॉन्ग मार्च में मांगने क्या आए हैं? आपने कहा ठुस हो गया वो मकासद, तो इसका मतलब फेल हो गया। जिन्होंने साजिश पूरी रचाई, बेगुनाह लोगों को मरवाया, ठीक है, किन्होंने मरवाया? जो इसके बेनिफिशियरी हैं। खान साहब तो बेनिफिशियरी नहीं है इसके। खान साहब को नाहल करा के क्या मैंने लगना था? ये बड़ा क्लियर है। आपके ख्याल में नाहल होने वाले हो? नाहल होते जब उस वक्त चल रहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, उस नाहली में किसका फायदा होना था? मेरा होना था, मैंने बनना था। जिन्होंने बनना था वो सांप हैं 3। उसके बाद जो इस टाइमिंग के ऊपर ये मार्च शुरू हुई है, इसको कह रहे हैं थोड़ी जिंदगी आसान करें लोगों की, उनको नाम बता दें। इस मार्च का, अब तो आप पार्टी में नहीं है ना, जो मार्च की कॉल है, और वो मार्च कभी आगे हो जाती है 4 दिन, कभी 6 दिन पीछे हो जाती है, कभी 15 दिन आगे हो जाती है, कभी फिर 1 हफ्ता पीछे हो जाती है। उसका बेनिफिशियरी मैं तो नहीं, वो तो कंट्रोवर्सी आर्मी चीफ के ऊपर है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है आपको। इमरान के बगैर उस लॉन्ग मार्च में वो स्टीम नहीं रही है। वो इमरान जब ज्वाइन करेगा, कोई स्टीम है ही नहीं, कोई है ही नहीं उसके। वो इमरान उसके अंदर आएगा जिस दिन दोबारा, तो उसके अंदर दोबारा वो लोग आ जाएंगे, लेकिन अभी उसमें स्टीम नहीं है। पार्टी के लीडर हैं, इमरान खान साहब की फॉलोइंग है, समेत मेरे इस पार्टी में किसी कोई हैसियत या औकात नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, प्रोग्राम एंड पे आ गया। अरशद शरीफ का सवाल है, असेंबली के भी बंदे जमा नहीं कर सकते, इनको अपने घर के वोट नहीं मिलेंगे। अरशद शरीफ, उसकी वालिदा का वो मैंने छोटा सा हिस्सा सुना है CNN वाला,
और मैं उस पर मुतमईन नहीं, उनका वो लेटर भी मैंने पढ़ा है, उसका इत्मीनान होना चाहिए। माँ है, उसको तसल्ली होनी चाहिए, जो तहकीक हो रही है उसका इत्मीनान होना चाहिए। 100%। ये हम जुल्म कर रहे हैं अगर उसका इत्मीनान नहीं है। बिल्कुल सही है। तो आप इसमें क्या रोल अदा करेंगे? देखिए नदीम मलिक साहब, मेरे से अल्लाह ने अच्छा काम करवा लिया और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे, आप तो बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं। आप आर्मी चीफ से मुलाकात करा सकते हैं, फैसल नसीर से करवा सकते हैं, तो आप उनका भी मसला हल करें। अगर मैं पॉजिटिव काम कर रहा था तो मैं आज भी इमरान खान साहब के लिए वही पॉजिटिव काम करूंगा, और इमरान खान के जितने गंदे लोग हैं उनको अल्लाह के हुक्म से आईनी तौर पे, कानूनी तौर पर हटवाऊंगा, भी जेलों में भी डलवाऊंगा, जेलों में डलवाएंगे इंशाल्लाह डलवाऊंगा। अपनी फॉर्मर पार्टी के जो वजीर शीर थे उनको जेलों में देखिए, डलवाएंगे। मेरा बाप भी अगर गलत होगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। अरशद शरीफ पे बता दें। अरशद शरीफ के केस में सर देखिए, मेरी बात सुने, आपका जो सवाल है अरशद शरीफ के केस, माँ उनकी है और उनकी माँ को 100% नहीं 500% तसल्ली मिलनी चाहिए, नंबर 1। और अभी भी गेम खेली जा रही है शवाहिद मिटाने की, क्योंकि जिन्होंने कराया है काम, जो उसके बेनिफिशरी बनना चाहते थे, वो काम नहीं हुआ। और इससे पहले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, ये तो एक्सीडेंटल मौत थी। अब पूरा पाकिस्तान जाग गया है। खुर्रम और वकार को शायद पाकिस्तान सारे में सबसे बेहतर आप ही जानते हैं, कह सकते हो। तो इस सारे वाक़े में उनका क्या रोल है और उनके पीछे फैसिलिटेटर है, वो पार्ट ऑफ द किलिंग है, मर्डर का हिस्सा है। वो साथ गाड़ी चला रहा है खुर्रम, उसको कनपट्टी पे गोली लगी है, फरशद शरीफ को उसको नहीं लगी, उसको यहाँ से मारी गई है, मैंने बताया था, क्रोज से मारा, मैंने बताया, मैंने कहा साजिश थी, मैंने बताया। उससे पहले तो पाकिस्तान सो रहा था। तो वो कौन है? पाकिस्तान में ये था कि पुलिस ने चेकिंग की, रैंडम गलती से गाड़ी चीनी भी थी, उसमें उसको गोली मार दी और सबने नमाज जनाजा पढ़ना था, घर चले जाना था। आज मुझे कह रहे हैं मैंने गलत काम किया। भाई मैं ऐसे 100 गलत काम करूंगा। वो खुर्रम और वकार हैं कौन? देखिए, एक बड़ी गेम के बेनिफिशरीज माल होता है, पोजीशंस होती हैं। बड़ी गेम के बेनिफिशरी, बड़ी गेम खेली गई थी। दिस इज डीप स्टेट गेम। डीप स्टेट का मतलब पता है क्या? हाँ, मुझे हर चीज का मतलब पता था। मेरे साथ मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं पागल आदमी नहीं हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उसमें मेरी कन्विक्शन है, और अरशद शरीफ के ऊपर मेरी कन्विक्शन है कि उसका खून रायगा नहीं जाएगा जो 65 साल में इस मुल्क में नहीं हुआ, 70 साल में। और ऐसे ऐसे लोग फंसेंगे और नाम आएंगे कि दुनिया नाक रगड़ के अल्लाह से माफी मांगेगी। अल्लाह पाक करे कि इस केस में इंसाफ हो और हकाइक सामने आए। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।